हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द 14th ग्रुप। ठीक है, कार्बन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इट मीन्स अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, तो जो 14 ग्रुप एलिमेंट है, मतलब जो कार्बन फैमिली है, ये लेस रिएक्टिव होती है देन 13 ग्रुप। अगर हम 14 ग्रुप की बात करते हैं तो ये लेस रिएक्टिव होता है 13 ग्रुप से। ठीक है, और ये क्यों लेस रिएक्टिव बच्चों? क्योंकि इसका जो साइज है वो उसके कंपेयर में काफ़ी कम है। 13 ग्रुप के कंपेयर में 14 ग्रुप जो है उनका साइज कम होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि एस ब्लॉक के कंपेयर में, तो बच्चों एस ब्लॉक के कंपेयर में भी इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम है। बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न इसका साइज कम है 14 ग्रुप का। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, मतलब 14 ग्रुप की तरफ आते हैं, तो इनका साइज डिक्रीज होता है। इसका मतलब इनका साइज क्या है? कम। अब साइज कम है तो इनके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि ये रिएक्ट करे। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो 14 ग्रुप है ये क्या होते हैं बच्चों? लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन या फिर एयर। जब ये एयर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? देखिए बच्चों, पहली बात तो ये नॉर्मली एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, दे विल रिएक्ट एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, हमें रिएक्शन कराने के लिए क्या देना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन, जब हम हाई टेम्परेचर देंगे तब जाके ये जो मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे HT लिख देती हूँ हाई टेम्परेचर के लिए। और फिर टू टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, टू टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो बच्चों कौन कौन से टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं? एक तो ये बनाते हैं मोनो ऑक्साइड और एक ये बनाते हैं डाई ऑक्साइड। तो दे विल फॉर्म MO मोनो ऑक्साइड एंड दे विल फॉर्म MO2 दैट इज मेटल डाइऑक्साइड। ठीक है, मोनो ऑक्साइड में अगर हम देखें तो इस मेटल पे आएगा +2 चार्ज, और अगर हम डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो इस मेटल पे क्या आएगा? +4 चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो मेटल लेस रिएक्टिव ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो अगर रिएक्शन करानी है तो हमें टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा, और उसके बाद वो दो टाइप के ऑक्साइड्स बना सकते हैं, मोनो ऑक्साइड्स या फिर डाई ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं। अगर मोनो ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसमें मेटल में +2 चार्ज होता है। अगर हम डाइऑक्साइड की बात करें तो इस मेटल पे कितना चार्ज होगा? +4 चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, SiO सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से सारे मेटल क्या करते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। हम डाइऑक्साइड्स की बात करें तो आपको पता है बेस्ट एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2 अपने पास में, जर्मेनियम का डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, ठीक है, टिन डाइऑक्साइड। इस तरीके से ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये डाइऑक्साइड के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम जब इनके बारे में समझ चुके हैं कि टू टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो फर्दर इनके बारे में और हम जानते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन सी स्टेट में होता है? आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में। लेकिन उसके अलावा जितने भी मेटल डाइऑक्साइड्स हैं ये कौन सी स्टेट में होते हैं? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, दे ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, जो इन सब अगर हम डाइऑक्साइड्स की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी एक दूसरे से वेरी करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक लीनियर मॉलिक्यूल है। चलो उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन के पास बाहर के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फिर अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आप जानते हैं बच्चों ऑक्सीजन के बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6।
तो 2 तो हम कार्बन के सामने रख देते हैं, बाकी जो है हम उनको इस तरह से अरेंज कर देते हैं। अगेन यहाँ पे 6 है तो 2 हम सामने रख देते हैं और इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो अब इसमें ये जो फर्स्ट बॉन्ड है ये तो हो जाएगा सिग्मा, और जो एक्स्ट्रा बॉन्ड होते हैं, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो बच्चों ये जो कार्बन है ये पाई पाई मल्टीपल बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, है ना। ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ में पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई पाई मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड का ये फॉर्मेशन करता है पाई पाई बॉन्ड्स, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसमें एक तो हो गया हमारे पास में सिग्मा और दूसरा जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो हमारे पास में ये हो गया पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, देखिए इसको हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हो गया है हमारे पास में जनरल इसका स्ट्रक्चर। अब बच्चों हम इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। देखिए अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो स्ट्रक्चर से ये प्रिडिक्टेड है कि कार्बन और जो ऑक्सीजन है उनकी जो बॉन्ड लेंथ है, मैं लिख देती हूँ, कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो अराउंड होनी चाहिए 1 to 2 पिकोमीटर, ठीक है। जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1 to 2 पिकोमीटर होनी चाहिए, बट एक्चुअल में जब उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो बॉन्ड लेंथ कितनी फाइंड आउट हुई बच्चों, बॉन्ड लेंथ जो थी वो एक्सपेरिमेंटली 115 पिकोमीटर हमें मिली, मतलब काफ़ी लोअर मिला हमें, ठीक है। हमें डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ मिला। अब इसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, एक्सपेक्टेड है 122 बट ऑब्जर्व हुई है 115, मतलब काफ़ी डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये डिफरेंस क्यों आया बॉन्ड लेंथ में, उसके पीछे हम रीज़न देखते हैं। तो देखिए बच्चों होता क्या है, ये जो है डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ इज ड्यू टू रेजोनेंस होने की वजह से इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो हमें कम दिखता है। देखिए बच्चों किस तरीके से होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। आप जानते हैं इनके पास में क्या है, लोन पेयर है ना। तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो इस कार्बन के पास टोटल कितने बॉन्ड है, 1 2, और जो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा 3 4 5। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं, कार्बन से 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे जो पाई इलेक्ट्रॉन से इस तरफ। तो देखिए हमें कैसे स्ट्रक्चर मिलेगा, हमें मिलेगा ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसने गेन किया है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। एक तरीका तो हुआ, और इसी तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए इस तरफ और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चल जाए ऑक्सीजन की तरफ। तो देखो हमें क्या मिलेगा स्ट्रक्चर में, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड वाला यहाँ शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो क्योंकि इसने लूज किया है तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और क्योंकि इसने गेन किया है तो उसके पास आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, रेजोनिंग स्ट्रक्चर। तो अगर हम अब देखिए तो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, लेकिन जब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इस केस में यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इस केस में यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम इन दो बॉन्ड्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी प्योर नेचर नहीं है, इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो प्योर नहीं है, कभी वो डबल बॉन्ड हो रहा है, कभी वो सिंगल बॉन्ड हो रहा है, कभी वो ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, डिक्रीज हो जाती है। नहीं, इसका मतलब ना तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है, इस वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है,
डिक्रीज हो जाती है। तो सिंपल आपको आंसर देना है कि क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो ये प्योर बॉन्ड्स नहीं है, इसमें पार्शियल कैरेक्टर्स बिल्डअप हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड्स। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर going to discuss about now students we are going to discuss about सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स। इसको हम सिलिका भी कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने सिलिका का डायग्राम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो बच्चों, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सॉलिड होता है। जो सिलिका होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये बहुत ही जाइंट स्ट्रक्चर में होता है, मतलब काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों, अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो सिलिका है वो क्या है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। ठीक है, जो सिलिका है वो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है, किससे, बट ऑब्वियस टेट्राहेड्रल इसलिए 4 ऑक्सीजन से ये बॉन्डेड है। तो आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे ये रहा मेरे पास में एक सिलिका। ठीक है, इस सिलिका को अगर आप देखेंगे, ठीक है, सॉरी सिलिकॉन को जब आप देखेंगे तो इसके पास में कितने ऑक्सीजन देख लीजिए, 1 2 3 4। तो जो एक सिलिकॉन है वो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है 4 ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, और अगर हम हर ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें जो हर एक ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड है 2 सिलिकॉन के साथ में। ठीक है, तो जो एक ऑक्सीजन है 2 सिलिकॉन एटम के साथ में बॉन्डेड है। तो देख लीजिए आप, अगर एक ऑक्सीजन की बात करें, आई एम यूजिंग अनदर कलर, हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो सिलिकॉन है वो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है टेट्राहेड्रली। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। और बच्चों, इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड ये शो करते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, ये तो हो गए बच्चों SiO2 की बात। ठीक है, सिलिका की बात, तो हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया और इसकी प्रॉपर्टी भी देख ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदर डाइऑक्साइड्स। ठीक है, बाकी जितने भी डाइऑक्साइड्स हैं हमारे पास में, सब के सब जो डाइऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, ये सब के सब कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और इनका 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ये सब के सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सिर्फ CO2 गैस होता है, उसके अलावा ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और बाकी SiO2 भी क्या है हमारे पास में, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इनका भी क्या होता है, 3 डायमेंशन जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चों अगर हम इनकी बात करें तो ये जो मेटल्स होते हैं ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। मतलब इनके अंदर क्या होता है, हर एक मेटल 6 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या करते हैं, हमको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बच्चों कितने इससे साइड एटम्स जुड़े हुए हैं, तो इससे 6 साइड एटम जुड़े हुए होते हैं, इसका मतलब 6 ऑक्सीजन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनके केस में, इन दिस केस क्या होता है बच्चों, हर एक मेटल जो है वो 6 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। इसके लिए क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो this is about the other dioxide, that is dioxide except SiO2 and CO2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। अब हम इनके एसिडिक नेचर के बारे में बात करते हैं और बेसिक नेचर के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स सी द एसिडिक एंड बेसिक नेचर। सो स्टूडेंट्स सी, अगर हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड या मेटल डाइऑक्साइड की, तो जो मेटल ऑक्साइड्स है ना वो ज़्यादा बेसिक है इन कंपेयर टू मेटल डाइऑक्साइड्स। जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा बेसिक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये ज़्यादा बेसिक है इन कंपेयर टू मेटल डाइऑक्साइड। देखो रीज़न क्या है इसके पीछे में, अगर आप मेटल ऑक्साइड को देखो तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, +2। अगर आप मेटल डाइऑक्साइड को देखो तो इन पे चार्ज क्या है,
+4। ठीक है, तो क्योंकि ये जो डाइऑक्साइड्स हैं हमारे पास में, ये क्या है, ज़्यादा चार्ज शो करते हैं। इसका मतलब ये कैसे बॉन्ड शो करेंगे बच्चों, ये ज़्यादा कोवैलेंट नेचर शो करेंगे। ठीक है, और अगर हम इनकी बात करें तो ये कैसा नेचर शो करते हैं, आयनिक नेचर शो करते हैं। क्योंकि आयनिक नेचर ज़्यादा शो कर रहे हैं तो ये बेसिक नेचर शो करते हैं ज़्यादा। ठीक है, और इनका क्या होता है, कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होता है, तो इतना इजीली ये ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपको कि जैसे ही ये वाटर में जाएंगे ये ऑक्साइड आयन को लूज कर लेंगे, तो ये ज़्यादा बेसिक नेचर शो करते हैं, इनमें कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बेसिक नेचर कम शो करते हैं। पहली बात तो ये। अब जब हम ग्रुप की बात करते हैं कि हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तब बेसिक नेचर क्या होता है बच्चों, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे बेसिक नेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हम जानते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों, साइज इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। अगर इजीली ब्रेक हो जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर क्या होगा, बट ऑब्वियस डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर कम होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन जो डाइऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं। ठीक है, जो हमारे पास CO2 है, SiO2 है, वो तो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, कम बेसिक है और एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एसिडिक नेचर कम होता है। इसके अलावा तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट जितने भी डाइऑक्साइड्स हैं इनको छोड़ के वो सारे क्या है, एम्फोटेरिक। इट मीन्स वो एसिड की तरह बिहेव भी करेंगे और बेस की तरह भी। इट मीन्स वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बच्चों, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो बेसिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, और एसिडिक नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। इसका मतलब सबसे एसिडिक किसकी नेचर है, तो हम बताएंगे इसके अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इट मीन्स सिलिका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये डाइऑक्साइड्स एसिड के साथ में क्या रिएक्शन करते हैं। सो लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ दिस ऑक्साइड्स विद एसिड्स एंड बेसिस। तो देखिए बच्चों, अगर मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ बेस ले लेते हैं NaOH। ठीक है, तो उस केस में ये क्या बनाएंगे, Na2MO3। ठीक है, जब भी हम इनको एल्कलाइन में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हमें कार्बोनेट्स दे सकते हैं, सिलिकेट्स दे सकते हैं, जर्मिनेट दे सकते हैं, स्टेनेट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, NaMO3। ठीक है, और साथ में रिलीज करेंगे, लूज करेंगे वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर मेटल जो ऑक्साइड्स हैं ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में, ये रिएक्ट करते हैं सपोज एसिड के साथ में, तो बच्चों ये क्या बनाएंगे, मेटल टेट्राहेलाइड, और साथ में ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेंगे, लूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, ये हमारे पास होगा इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, मेटल टेट्राहेलाइड्स, और यहाँ पे क्या बनते हैं, ये देते हैं कार्बोनेट्स या फिर सिलिकेट्स या फिर जर्मिनेट्स ऑफ द पर्टिकुलर मेटल। जो भी मेटल है उसका सपोज कार्बन है तो कार्बोनेट दे देगा, सिलिका है तो सिलिकेट्स दे देगा। ठीक है, जर्मेनियम है तो जर्मिनेट दे देगा। तो इस तरीके से ये बेस के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं और एसिड के साथ में कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड्स की बात करते हैं, हमने डाइऑक्साइड्स के बारे में जो स्टडी कर लिया है, अब देखिए अगर हम मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो ये कैसा होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल। उसके अलावा रेस्ट जितने भी हमारे पास मोनोऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, स्लाइटली एसिडिक, और फिर वो कौन सा बिहेवियर शो करते हैं, हमें एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। ठीक है,
तो हमने ये देख लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी सारे ऑक्साइड्स के लिए। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी हम बोलें तो ये क्या है, कलरलेस है। आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, कलरलेस। ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। लेकिन बच्चों ये क्या होती है, एक पॉइजनस गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, उसके साथ बहुत जल्दी बाइंड कर लेता है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड है एयर के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हम इनहेल करेंगे, तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड से जल्दी अटैच्ड होगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलके क्या बनाएंगे, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएंगे, ये कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। और बच्चों ये जो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन है हमारे पास में, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि अब क्या हो गया, हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन जुड़ने की जगह क्या जुड़ गया है, कार्बन, कार्बोऑक्सी। अब ये कार्बोऑक्सी हमारे बॉडी पार्ट में जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पॉइजन क्रिएट कर देगा, हमारी बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर देगा। और इस तरीके से ये ऑक्सीजन को सर्कुलेट नहीं होने देगा, खुद सर्कुलेट होगा तो ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे नॉर्मल प्रॉपर्टी की बात। अब मैं अगर दूसरी बात करूँ तो बच्चों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये लीगेंड की तरह भी बिहेव करते हैं। लीगेंड की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मेटल के साथ में बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करता है, जिसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मेटल के साथ में, मेटल मतलब ये मेटल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उनके साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ आपको तो यहाँ पे आ गया NiCO4, ठीक है, FeCO5, ठीक है। और एग्जाम्पल देख ले तो क्रोमियम CO6। तो इस तरीके से सेंट्रल मेटल से ये अटैच हो जाते हैं और लीगेंड की तरह काम करते हैं। लीगेंड का अगर हम सिंपल वर्ड में समझाएं तो लीगेंड का मतलब होता है साइड एटम। जैसे कार्बन CH4 के अंदर हाइड्रोजन साइड एटम है, वैसे ही इसमें ये लीगेंड की तरह काम करता है, साइड एटम की तरह काम करता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, देख लीजिए आप। कार्बन के पास में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं बच्चों तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो 1 2 तो ये हो गए बॉन्ड के लिए, 3 4। और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये तो बन गए हमारे पास में 2 बॉन्ड और ये बन गया हमारे पास में डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो डेटिव बॉन्ड से क्या होता है, देखिए इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। और इसने क्या किया, ये 2 अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट करा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, एक डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें एक है सिग्मा बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड और जो तीसरा है वो है डेटिव बॉन्ड। मतलब ये ऑक्सीजन जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयरिंग में यूज कर रहा है, उसके पास तो है ही वो 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में वो कार्बन को भी शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब हम इन जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, सिंपल मेटल ऑक्साइड, इनकी रिएक्शन एसिड और बेस के साथ में देखते हैं, जैसे कि हमने इन डाइऑक्साइड्स की देखी थी। सो लेट्स सी दी रिएक्शन ऑफ मोनोऑक्साइड्स विथ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए बच्चों एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। सपोज SNO है, ये रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ में NaOH, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, वापस स्टेनेट बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, स्टेनेट। तो यहाँ पे आ गया सोडियम Na2 और SnO2, इसने बना दिया सोडियम स्टेनाइट, ठीक है। तो इसने स्टेनाइट बना दिया है और साथ में ये लूज कर देगा वाटर मॉलिक्यूल। अब देख लीजिए अगर लेड लेते हैं हम, ठीक है, तो ये देख लीजिए क्या बनाएगा, NaOH के साथ में, आपको सिर्फ यहाँ पे मेटल चेंज करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
तो Na2 एज इट इज, और यहाँ पे लिख दीजिए Pb और हो जाएगा O2, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, और ये बना देगा यहाँ पे सोडियम प्लम्बाइट। ठीक है, अब ये हमने एसिड के बेस के साथ में देख लिया। अगर जनरल इक्वेशन लिखूं तो MO प्लस NaOH गिव्स मी Na2MO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास में हो गई है जनरल इक्वेशन। अब मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ एसिड के साथ में, तो देख लीजिए जनरल इक्वेशन ही लिख देते हैं हम। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, सपोज हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो H2SO4 जब ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, देख लीजिए आप, ये जो SO4 है ना इस मेटल के साथ बाइंड हो जाएगा, बनाएगा MSO4, ठीक है, और साथ में क्या रिलीज कर देगा, बाहर रिलीज कर देगा ये वाटर मॉलिक्यूल, तो बाहर रिलीज हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से जो मेटल ऑक्साइड वो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन विथ एयर, एंड उसके आगे हमने और एसिड बेस की प्रॉपर्टी भी देख ली और कैसे वो रिएक्ट करते हैं वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है रिएक्शन विथ हैलोजेंस। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दी हैलाइड टॉपिक। देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं हैलाइड्स की, तो आपको पता है जो 14 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इनके पास बाहर के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, आप अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे होता है NS2 NP2। ठीक है, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे बच्चों, आपको पता है इनर पेयर इफेक्ट लगेगा। आप जानते हैं डाउन द ग्रुप क्या लगता है, इनर पेयर इफेक्ट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना इसको पहले वाले टॉपिक्स में। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं इनर पेयर इफेक्ट लगता है, मतलब एज जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, तो डाउन द ग्रुप कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हम जानते हैं कि ये कौन सी स्टेट शो करते हैं, ये +4 शो करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब +4 शो करते हैं। ठीक है, और साथ में अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो वो +2 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे इनर पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है, मतलब +2 की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये 2 टाइप के ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, +2 एंड +4। जो +4 है वो ऊपर वाले एलिमेंट्स में ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है और नीचे वाले एलिमेंट्स में +2 वाली ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि इनर पेयर इफेक्ट लगता है। इनर पेयर इफेक्ट का मतलब होता है अंदर के जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ बाहर वाले करेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे से +2 स्टेट। तो बच्चों कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि हमको 2 टाइप के कंपाउंड मिलते हैं, MX2 एंड MX4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में आ गए 14 ग्रुप के एलिमेंट, M का मतलब है, और उसके साथ 2 हैलोजन भी जुड़ सकते हैं और 4 हैलोजन भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब हमको बेसिक समझ में आ गया है तो अब हम आगे इसको स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी अबाउट दी MX4। बच्चों जो MX4 होते हैं, इनका जो नेचर होता है ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं। ये जो हैलाइड्स होते हैं ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं। अब कोवैलेंट नेचर क्यों बच्चों, आपको पता है M पे क्या है, +4 चार्ज है, मतलब इसका साइज क्या हो गया, बहुत स्मॉल। तो इसका जो आने वाला इसके पास में जो एनायन है नेगेटिव चार्ज, उसको ये क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। पोलराइज कर देगा मतलब क्या हो गया, उनमें कौन सा कैरेक्टर बिल्डअप हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बिल्डअप हो जाएगा। और इसका आंसर किसमें छुपा हुआ है, इसका आंसर छुपा हुआ है फजान रूल के अंदर, जो हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको हल्का सा ब्रीफ किया है। ठीक है, तो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, स्मॉल ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा, तो वो आयनिक की जगह क्या हो जाएंगे, कोवैलेंट नेचर शो करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट्स सी, हमने ये टॉपिक समझ लिया है। अब देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो PbCl4 है एंड PbBr4 है, ये काफ़ी अनस्टेबल है, ये काफ़ी अनस्टेबल है। और अगर हम बात करें PbI4 की,
तो ये अननोन है, मतलब ये फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स है ये काफ़ी अनस्टेबल है और ये फॉर्म ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं करते हैं बच्चों, इसमें हमको पता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +2 की स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये +4 बनाने की जगह ये क्या करते हैं, PbCl2 या फिर PbBr2 का फॉर्मेशन करना ये प्रिफर करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है। तो ये 4 हैलोजन जोड़ने की जगह इनको ज़्यादा प्रेफरेंस है कि 2 हैलोजन्स जोड़ें। ठीक है, इसके लिए अनस्टेबल है। ठीक है, तो देखिए वापस हम देख लेते हैं, इनका कोवेलेंट नेचर है, उसके बाद ये अनस्टेबल है और ये अननोन है। अगर हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बच्चों, क्योंकि ये 4 ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इनका हाइब्रिडेशन होता है sp3 और स्ट्रक्चर होता है इनके पास में टेट्राहेड्रल। ठीक है, sp3 होगा और स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनका ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और बच्चों ये काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, मतलब इजीली इवापोरेट होने वाले। ठीक है, तो ये क्या है, वॉलेटाइल होते हैं। ओके, चलो अब जब हम यहाँ तक समझ चुके हैं तो हम इनकी बात करते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। सो लेट्स सी दी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज हैलाइड्स। सो स्टूडेंट्स सी, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए अगर कॉमन हमारे पास में हैलोजन ग्रुप है, देख लीजिए यहाँ पे सबने मैंने XX यूज़ किया, मतलब यहाँ पे कोई भी कॉमन हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी एक कॉमन होगा सब में। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, सबके अंदर वेरी कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एलिमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, पर हैलोजन क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो जब हैलोजन कॉमन हो, ठीक है, तो उस केस में स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पे। आप देख लीजिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एलिमेंट सब कॉमन लिए हैं। ठीक है, जो 14 ग्रुप है उसके एलिमेंट सारे कॉमन लिए, लेकिन हमने डिफरेंट क्या लिया है, हैलोजन ग्रुप। तो बच्चों जैसे जैसे मास बढ़ेगा हैलोजन का, वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो आपको हैलाइड्स में और दोनों में एक चीज़ का ध्यान देना है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे स्टेबिलिटी कम हो रही है, जैसे मास बढ़ रहा है वैसे स्टेबिलिटी कम हो रही है। कुल मिला के अगर मास या एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हम बात कर रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर हम हैलोजन में भी लेते हैं तो अगर हैलोजन साथ में जुड़े हुए हैं जो अलग अलग हैं, तब भी डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, नीचे जाने पे बढ़ रही है ना, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में भी बात कर ली। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोलाइज का टॉपिक। ठीक है, कि ये वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। सो लेट्स सी अबाउट दैट। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी अबाउट द हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अगर हम MX4 की हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं, मतलब जो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, तो बच्चों वो क्या बनाएगा, पहले तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में एसिड मतलब HX को रिलीज आउट करेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन, सपोज हम CCl4 ले लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो जब हम कार्बन की हैलाइड की बात करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में। इट डज नॉट हाइड्रोलाइज इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। अब क्यों नहीं होता मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। इसके अलावा रेस्ट जितने भी टेट्राहैलाइड्स हैं मेटल के, वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने कहा है कि कार्बन का अगर टेट्राहैलाइड है तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, वहीं अगर रेस्ट जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। देखो इसका क्यों नहीं होगा, क्यों बच्चों, आपको पता है कार्बन के अंदर आगे वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। अगर वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है बच्चों, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम जो कोवैलेंसी होगी, मैक्सिमम जो बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये 4 ही कर सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि d ऑर्बिटल इसके पास एक्स्ट्रा नहीं है। पर यहाँ अगर हम बात करें तो इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हैं। अगर हैं तो ये अपनी कोवैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कोवैलेंसी अपनी एक्सटेंड कर सकते हैं और हाइड्रोजन के साथ में
एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब ये मैक्स टू मैक्स हम बोल सकते हैं कि बियॉन्ड 4 कोवैलेंसी शो करते हैं। तो क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल है वेकेंट, इस वजह से ये हाइड्रोलाइज, ठीक है, ये इस वजह से हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं। और अगर हम इनकी बात करें, इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करते हैं। तो बच्चों पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअल में हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में होता क्या है। देख लीजिए, सपोज हम ले लेते हैं SiCl4, तो यहाँ पे मेरे पास में हो गया ये Si और ये हो गए हमारे पास में Cl4। ये रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों सपोज 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है। जब 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेंगे ये, तो देखिए क्या बनाएंगे, SiCl जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। आई एम राइटिंग इट एज इट इज, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से एक और वाटर मॉलिक्यूल डेटिव बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब बच्चों देखो, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे के पास इस Si से क्या जुड़ जाएगा, OH, और इस Si से क्या जुड़ जाएगा, OH। तो Cl हट जाएंगे और क्या जुड़ जाएंगे, OH। तो देख लीजिए आप क्या बचेगा हमारे पास में, SiCl और उसकी जगह यहाँ पे क्या जाएगा, OH। तो देखो पहले यहाँ पे क्या थे, 4 बॉन्ड्स, यहाँ पे कितने हो गए, 6। क्यों 6 हो पाए, क्योंकि इनके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल थे। अगर वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते तो ये वाटर अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वैकेंट d ऑर्बिटल में नहीं दे पाते, ठीक है। अगर d ऑर्बिटल नहीं होता तो ये डेटिव बॉन्ड के थ्रू इससे जुड़ नहीं पाते, अगर जुड़ नहीं पाते तो हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होता, ठीक है बच्चों। अब देखो जब यहाँ पे ये बना है तो फर्दर और वाटर के मॉलिक्यूल आ सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि और हमने वाटर ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। तो देख लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया H और ये दे रहे हैं बॉन्ड अपने, ठीक है। इन द सेम वे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ पे आ गया H, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ये HCl और यहाँ से हम ले लेते हैं ये HCl, बाहर निकल जाएंगे। तो अब क्या है, ये Cl हट गया, क्या जुड़ गया, OH। यहाँ पे भी क्या है, ये Cl हट गया है और क्या जुड़ गया है, OH। तो देख लीजिए कंपाउंड क्या बनेगा, मैं यहाँ ऊपर बना देती हूँ, Si के साथ में अब 4 क्या जुड़ जाएंगे बच्चों, OH ग्रुप। तो इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस होता है। तो हम सिंपल अगर फर्स्ट 2 कॉन्सेप्ट देखें उसमें ही समझ में आ गया। यहाँ पे 4 बॉन्ड है और यहाँ पे कितने, 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड कब हो सकते हैं, जब वैकेंट d ऑर्बिटल हो। कार्बन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, इसलिए वो हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल हेल्प इन दी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हाइड्रोलाइसिस। अब बच्चों अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें, तो कार्बन तो मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी ही शो करता है, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा कोवैलेंसी भी शो कर सकते। क्यों, क्योंकि उनके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं, की बात करते हैं तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मेटल है, ये मोर देन 4 कोवैलेंसी शो करते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए कैसे, ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये जो मेटल्स होते हैं हमारे पास में, एलिमेंट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ज़्यादा कोवैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे सिलिकॉन ने कितनी कोवैलेंसी शो की है, 6 टोटल, इसने 6 बॉन्ड बना दिए, ठीक है। तो इसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। इस तरीके से जर्मेनियम भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसने भी कितने बॉन्ड बना दिए, 6, ठीक है। इसी तरीके से देख लीजिए SnCl6, इसने कितने बॉन्ड बना दिए, इसने भी वापस 6। तो क्योंकि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है तो ये बियॉन्ड 4 बॉन्ड्स शो कर सकते हैं, कोवैलेंसी शो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वैकेंट d ऑर्बिटल जिसके पास है वो हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेगा, प्लस वो कोवैलेंसी भी एक्सटेंड अपनी कर सकता है,
ठीक है। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं डाई हैलाइड्स की। तो बच्चों को डाई हैलाइड्स की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जो डाई हैलाइड्स है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों स्टेबिलिटी बढ़ती है बच्चों डाउन द ग्रुप डाई हैलाइड्स की? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी। जैसे जैसे नीचे जाते हैं इनर पेयर इफेक्ट बढ़ता है। अगर इनर पेयर इफेक्ट बढ़ेगा तो अंदर का एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सिर्फ बाहर का करेगा। बाहर का करेगा मतलब सिर्फ +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, मतलब सिर्फ 2 हैलोजन ही जुड़ सकते हो। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो X2 की स्टेबिलिटी, मेटल डाइऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। मतलब अगर सपोज PbX4 फॉर्म में ना, तो ये किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा? PbX2 की फॉर्म में, और साथ में 2x रिमूव कर देगा ये। ठीक है, ये क्या कर देगा? रिमूव करेगा। और इस तरीके से ये कौन सा नेचर शो करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लूज कर देते हैं, मतलब ये क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हैं हैलाइड्स के बारे में। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक which is hydride. So now last property which we are going to study is hydrides. So students, अगर हम hydrides की बात करें तो all the elements of these group form covalent hydrides. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जो elements हैं, हम 14 ग्रुप के elements की बात कर रहे हैं, ये सब कौन से hydrides form करते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अब ये हाइड्राइड्स डायरेक्टली भी बन सकते हैं और इनडायरेक्टली भी फॉर्म हो सकते हैं। तो अगर हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, then they form covalent hydrides, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे बॉन्ड्स होते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो बच्चों डाउन द ग्रुप जो है, इन हाइड्राइड का जो ईज ऑफ फॉर्मेशन है, डाउन द ग्रुप इनका स्टेबिलिटी एंड द ईज ऑफ फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस क्या? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड द स्टेबिलिटी। तो इन हाइड्राइड की स्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा और इजीली हाइड्राइड फॉर्म करेगा, और जो हाइड्राइड वो फॉर्म करेगा वो स्टेबल भी होगा। लेकिन वहीं हम जब डाउन द ग्रुप की एलिमेंट की बात करें, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेड की बात करते हैं, तो लेड का जो ईज ऑफ फॉर्मेशन है, हाइड्राइड बनाने का जो कैपेसिटी वो कम है, और प्लस अगर वो फॉर्म भी करता है तो वो लेस स्टेबल है। नाउ स्टूडेंट्स देख लीजिए, क्योंकि इन मेटल पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए ये हाइड्राइड्स क्या शो करेंगे? MH4 के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 ही यहाँ पे H लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये MH4 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, लेड, एनी एलिमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, हम सबसे ज़्यादा जो हम हाइड्राइड्स के बारे में जानते हैं वो एल्केन्स है, जैसे कि CH4। ठीक है, ये वास्ट नंबर ऑफ चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो ये चेन भी फॉर्म कर सकता है, ये ब्रांच भी फॉर्म कर सकता है। अगर हम चेन की बात करें तो ये चेन लीनियर भी हो सकती है या फिर ब्रांच भी हो सकती है। ठीक है, इतना ही नहीं, ये रिंग का फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, और साथ में हम देखते हैं कि कार्बन के अंदर हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं। सैचुरेटेड मतलब सारे जो कार्बन हैं उनके बीच में कैसे बॉन्ड्स हो? सिंगल बॉन्ड हो। और अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स हो, जैसे कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब वो कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों हम बेसिक सबसे जो लोवेस्ट फॉर्म है उसको तो हम CH4 बोलते हैं, और कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना के चेन बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं, वो रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड का मतलब होता है इनके बीच में डबल सिंगल बॉन्ड हो, स्पेसिफिकली सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। ठीक है, और ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, दीज हाइड्राइड्स विच फॉर्म विथ कार्बन,
ठीक है। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। सो दीज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। So these hydrocarbons have hydrogen and carbon। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कौन कौन सी फैमिलीज है हाइड्रोकार्बन की। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सो सी स्टूडेंट्स, दीज आर दी वेरियस फैमिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो उसमें फर्स्ट है एल्कीन, जिसको हम पैराफिन भी बोलते हैं। और बच्चों ये जो कैटेगरी है ये सैचुरेटेड है, मतलब इनमें सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये सैचुरेटेड है। अगर फॉर्मूले की बात करें जनरल फॉर्मूला तो वो होगा CnH2n+2। इसका मतलब अगर कार्बन 2 इन नंबर है तो H क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2, तो 2 2 ज़ा 4 + 2 6, तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। तो ये हो गया हमारे पास में एल्केन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है। इसी तरीके से एल्कीन हो सकता है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना। ठीक है, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, और इसको हम ऑल्फिन्स भी कहते हैं। और बच्चों ये होता है अनसैचुरेटेड, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है CnH2n। उसके बाद में है एल्काइंस, इसको क्या बोलते हैं एसिटालाइन भी बोलते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। और बच्चों इसमें क्या होते हैं ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब ये भी क्या है अनसैचुरेटेड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। जहाँ पे भी सिंगल एक बार भी डबल बॉन्ड दिख गया तो वो एल्कीन की कैटेगरी में आ जाता है। अगर एक बार भी ट्रिपल बॉन्ड मिल गया है तो वो एल्काइन की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों है बेंजीन या फिर इसके ही होमोलोगस सीरीज। तो मतलब अगर कोर बेंजीन रिंग आपको कहीं दिख रही है तो वो बेंजीन या इसके डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम एलिसाइक्लिक की बात करते हैं। ये दोनों ही साइक्लिक कंपाउंड है, बट इसमें बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होता है और इसके अंदर सिर्फ साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लो। ठीक है, तो ये भी एलिफेटिक की कैटेगरी है। ठीक है, एरोमेटिक की कैटेगरी नहीं है, एलिफेटिक की कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें तो ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। तो इस तरीके से जब आपको एरोमेटिक नहीं दिखते बट साइक्लिक दिख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इन की कार्बन की, जिसको हम बोलते हैं कैटेनेन्स या फिर कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन। कार्बन कार्बन आपस में क्या करते हैं बॉन्ड बनाते हैं और लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो जो सेल्फ बाइंडिंग या सेल्फ लिंकिंग जो कैपेसिटी होता है या सेल्फ लिंकेज जो कैपेसिटी होता है ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेंस। मतलब कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं और वेरियस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, चाहे रिंग लाइक हो, चाहे एरोमेटिक हो, चाहे एलिफेटिक हो, उसमें चाहे लॉन्ग चेन हो, ब्रांच्ड हो। ठीक है, तो कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड करके लार्ज नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। उसके साथ में कार्बन जो है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ना फॉर्म करके क्या करता है मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म करते हैं। और क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म करते हैं, कैटेनेन्स भी शो करते हैं, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ में भी बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये सब क्या होते हैं कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं वर्सेटाइल। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स हमें कार्बन के मिलते हैं। चलो बच्चों, कार्बन के बारे में देख लिया है, अब हम सिलिकॉन के फॉर्म्स भी देखते हैं। नो डाउट लिमिटेड उसमें हाइड्राइड्स होते हैं, इवन दो हम उनके भी हाइड्राइड्स के बारे में स्टडी करते हैं, एंड जो दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके भी हाइड्राइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। So students, let us see about the hydrides of other elements. See, अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होगा SiNH2n+2। ठीक है, जैसे हमने एल्केन में फॉर्मूला देखा था बिल्कुल उसी तरीके से, और इनको हम बोलते हैं सिलेन्स। ठीक है, और ये जो होते हैं ये चेन फॉर्म में होते हैं। अब चेन लीनियर भी हो सकती है या फिर ब्रांच भी हो सकती है। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है बच्चों वो मैक्स टू मैक्स 8 एटम्स की होती है। ठीक है, तो n वैल्यू मैक्सिमम हमें 8 मिलेगा, मतलब 8 सिलिकॉन का कंपाउंड मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं।
इन द सेम वे जर्मेनियम की बात करें तो सेम फॉर्मूला NH2n+2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जर्मेन्स, ठीक है। और इनमें जो n की वैल्यू है मैक्सिमम वो 5 एटम्स तक होती है, ठीक है। इसमें 8 था और इसमें 5, धीरे धीरे कम होता जा रहा है स्टूडेंट्स। देखिए अगर हम एसिन की बात करें तो एसिन में सिर्फ 2 ही फॉर्म्स मिलते हैं, एसिन H4 एंड एसिन 2H6, सिर्फ 2 टाइप के हाइड्राइड्स ही मिलते हैं हमें, ठीक है। अगर हम लास्ट में बात करें लेड की तो लेड में सिर्फ एक ही फॉर्म मिलता है, वो है PbH4, ठीक है। एसिन H4 को हम बोलते हैं स्टेनिन्स और अगर PbH4 है तो उसको हम बोलते हैं प्लम्बेन्स, ठीक है। और ये दोनों ही फॉर्म, हम अगर टिन की बात करें या लेड की बात करें, ये दोनों ही फॉर्म क्या है, लेस स्टेबल, काफ़ी कम स्टेबल है। और इवन हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेड है इसका हाइड्राइड बनाने तो प्रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल है, इजीली फॉर्म भी नहीं होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या है, सपोज CH4 SiH4 GeH4 SnH4 एंड PbH4। तो बच्चों जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी जो है, डाउन द ग्रुप जो थर्मल स्टेबिलिटी वो डिक्रीज होती जाएगी। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है अपने पास में CH4 की, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे अगर डिग्री सेंटीग्रेड में हम मेजर करें तो इसकी 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसका है 450, देन 285, देन 150 और ये है 0, मतलब ये हाईली अनस्टेबल है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, CH4, ठीक है। सो वी कैन से दैट डाउन द ग्रुप जैसे से जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब CH4 जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। चलो बच्चों अब हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर्स, ठीक है। तो चलो हम उसको स्टडी कर लेते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो देखिए अगर जो सिलेन्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपेयर टू एल्केन्स। अगर हम सिलेन्स की बात करें तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है एल्केन से। अब ऐसा क्यों, देखिए बहुत सिंपल है रिएक्टिविटी, सॉरी, ठीक है। अब देखिए कैसे, अगर हम बॉन्ड देखते हैं SiH के बीच में और कार्बन और H के बीच में, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 1.8, हाइड्रोजन की है 2.1, कार्बन की क्या है 2.5, हाइड्रोजन की क्या है 2.1। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर कौन सा चार्ज लगेगा, माइनस। तो हम यहाँ लगा रहे हैं डेल नेगेटिव, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उस पर माइनस चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उस पर प्लस चार्ज। देख लीजिए यहाँ पे कार्बन पे ज़्यादा है तो कार्बन पे माइनस चार्ज, यहाँ पे H पे कम है तो H पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो हमें वो इसमें, तो बच्चों देखो हम अगर सिलेन की बात करते हैं कि सिलेन ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर टू CH, तो इसके पीछे सिंपल आंसर है। फर्स्ट तो देखिए इस सिलेन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो किस पर अटैक करेगा, सिलिकॉन के, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे क्या चार्ज होता है माइनस, तो वो किस पर अटैक करेगा, सिलिकॉन पे। दूसरी बात वो सिलिकॉन पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन के कंपेयर में अगर सिलिकॉन देखें तो सिलिकॉन का साइज क्या है बच्चों, ज़्यादा। तो क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है और साथ में इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आने वाला सिलिकॉन पर अटैक करेगा। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है कार्बन के कंपेयर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से हमने इस पर चार्ज फाइंड आउट कर लिया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और दूसरा हम ये भी जानते हैं साइज अगर फैक्टर ले तो सिलिकॉन का साइज ज़्यादा है, अगर साइज ज़्यादा है तब भी इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो this is about the reactivity. So we know that now silane is more reactive in compared to alkanes. Okay students, so